हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के बीच बहुत बड़ा और भीषण अटैक हुआ है। दोस्तों, मस्जिद में आत्मघाती आतंकवादी ने खुद को उड़ाया। मौलाना समेत कई लोगों की मौत की बड़ी खबर। इंटरनेशनल खेले जा रहे पाकिस्तान में मैच के बीच हर एक देश में मच गया हड़कंप। आखिर किसने ये हमला करवाया और दूसरी ओर क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर दी जाएगी? सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे आखिर मोहम्मद यूनुस ने वो भी फैसला ले लिया जिस पर अब तक रोक लगाई जा रही थी, जिसने फिर दिखा दिया है कि वो भारत के कितने बड़े विरोधी हैं। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश अब बदलेगा स्कूली किताबें। 1971 युद्ध से भारत और शेख मुजीबुर रहमान का हटा दिया नाम। दोस्तों, शेख हसीना का जिक्र गायब, इंदिरा गांधी की तस्वीर हटाई। बताएंगे बांग्लादेश का एक नेता ऐसा भी जिसके अंदर भारत को लेकर कैसे भरा हुआ है जहर, उसका उजागर करेंगे आपके सामने। इसी बीच बताएंगे पहली बार हुआ ऐसा भारत के बाद पाकिस्तान पर चला डोनाल्ड ट्रंप का डंडा। जी हां, वही जिस कनाडा में भारत के खिलाफ होती है साजिश, वहां के चुनाव में जीत गए इतने सारे इंडियंस। जी हां, आप भी खबर जानकर जाएंगे चौंक। तो दूसरी ओर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की पार्टी को दे दिया जोर का झटका। दोस्तों, क्या बीजेपी का होगा सीएम बिहार में? सबसे पहले आपको बताएंगे ये सारी जानकारियां। बस आप वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि बस भारत बांग्लादेश के इस मोहम्मद यूनुस को जवाब नहीं देना चाह रहा, वरना एक एक्शन में थर थर कांपेंगे मोहम्मद यूनुस। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेले जा रहे मैच के बीच बहुत बड़ा भीषण बम धमाका। मस्जिद में आत्मघाती आतंकवादियों ने खुद को उड़ाया। दोस्तों, मौलाना समेत कई लोगों की इस मस्जिद में मौत। पाकिस्तान समेत उस ट्रॉफी में खेले जा रहे सभी देशों में मच गया है हड़कंप। बता दे, पाकिस्तान में एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है तो दूसरी तरफ भीषण बम धमाके ने देश को दहला कर रख दिया है, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक जुल्फिकार हमीद ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया है कि अकोरा खट्टक में दारुल उलूम हक्कानिया मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 12 घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ और कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। नमाज के दौरान भारी संख्या में लोग मस्जिद में मौजूद थे। दोस्तों, पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में फौरन अलर्ट जारी कर दिया गया, जो मौका वारदात से करीब 45 मिनट की दूरी पर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जो हमले अफगानिस्तान में हुआ करते थे कि मस्जिद को उड़ा दिया गया, मस्जिद में धमका दिया गया, फिदाइन हमला हुआ, आत्मघाती हमला होता था। आज वो हमला उस पाकिस्तान में हो रहा है दोस्तों, जहां पर शहबाज शरीफ या जनरल मुनीर झुकने को तैयार नहीं है और भारत जैसे देश के आगे जिसको वो हराना तो दूर छू तक नहीं सकता, उस देश में ये हमला हुआ है। शायद अब भी शहबाज शरीफ की और जनरल मुनीर की अकड़ ढीली नहीं होने वाली। ये बम धमाका ऐसे समय में हुआ है जब मुस्लिम समुदाय रमजान की तैयारियों में जुटा हुआ था। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रमजान का महीना शनिवार या रविवार से शुरू हो सकता है, जो चांद दिखने पर निर्भर करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेले जा रहे हैं, जहां पर अन्य देशों की टीमें पाकिस्तान पहुंच रही है, पाकिस्तान में जाकर मैच खेल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठा है कि अब इनकी सुरक्षा को लेकर क्या होगा, जब पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तानी सेनाओं को पता है कि पाकिस्तान में मैच खेले जा रहे हैं, इंटरनेशनल टीम्स मौजूद है, उसके बावजूद भी इतनी सुरक्षा के मद्देनजर ये हमला हो पाया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिन देशों की टीमें अब पाकिस्तान जाने वाली हैं या जा चुकी हैं, उनके अंदर कितना ज्यादा एक डर का माहौल पैदा हो गया कि हम अपनी खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजे या ना भेजे। जब इतनी सुरक्षा पाकिस्तान ने ट्रॉफी को लेकर कर रखी है, तो फिर ये आतंकी हमले पाकिस्तान के अंदर हुए तो हुए कैसे? वाकई में दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, क्योंकि एक चीज तो तय है कि कोई भी देश अपनी टीम्स को नुकसान तो नहीं पहुंचाने देगी, चाहे उसके लिए मैच दूसरे देश में करवाए जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतनी बड़े आतंकवादी हमले के बाद कोई भी देश की टीम पाकिस्तान में मैच होने देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी इस पर क्या निजी राय है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश बदलेगा स्कूली किताबें। 1971 युद्ध से भारत और शेख मुजीबुर रहमान का हटाया नाम। जी हां, चीनी समर्थक, पाकिस्तान समर्थक मोहम्मद यूनुस लगातार भारत विरोधी, शेख हसीना विरोधी फैसले लेते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने एक और फैसला लेकर के दिखा दिया है कि वो भारत के कितने बड़े विरोधी नेता हैं। अब वो बांग्लादेश का इतिहास ही बदलने
बदलने में लगे हुए हैं। सबसे पहले वो हिस्ट्री को ही चेंज कर रहे हैं। स्कूली किताबों से शेख मुजीब, शेख हसीना, इंदिरा गांधी तक की तस्वीरें हटा दी गई हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। बांग्लादेश राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और पाठ्य पुस्तक बोर्ड बोले तो एनसीटीबी ने स्कूली किताबों में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। खासकर बांग्लादेश इतिहास की किताबों से काफी कुछ मिटाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश इतिहास की किताबों से अपने राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान और भारत का नाम मिटाना चाहता है। 1971 के युद्ध में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, मगर अब बांग्लादेश इस पूरे किस्से को किताबों से हटाना चाहता है, जिससे बच्चों को भारत से कोई हमदर्दी ना रहे। जी हाँ, बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका के किस्से हर कोई जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। हर किसी ने वो इतिहास पढ़ी हुई है। अब उस इतिहास को भी किताबों से हटा रहा है मोहम्मद यूनुस। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की 2 तस्वीरें हैं, उनको भी किताब से हटाए जाने वाले हैं। इन तस्वीरों में शेख मुजीबुर रहमान तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें से एक तस्वीर 6 फरवरी 1972 को कोलकाता रैली और दूसरी फोटो 17 मार्च 1972 को ढाका में इंदिरा गांधी के स्वागत की है। जी हाँ, खबरों की माने तो बांग्लादेश ने भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी का जिक्र किताबों से नहीं हटाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी इतिहास में मौजूद रहेगी। साथ ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर भी इतिहास की किताब से नहीं हटाई जाएगी। तो नेक्स्ट खबर आपको बता दे, जहां भारत के बाद पाकिस्तान पर चला ट्रंप का डंडा, अमेरिका से अवैध प्रवासी लेकर रावलपिंडी पहुंची फ्लाइट। पहली बार हुआ ऐसा दोस्तों, अमेरिका ने भारत, कोलंबिया, मैक्सिको जैसे देशों के बाद अब पाकिस्तान के अवैध प्रवासियों को भी वापस भेजना शुरू कर दिया है। इस गुरुवार को अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेकर पहली फ्लाइट पाकिस्तान पहुंची। अमेरिका से उड़ान 26 फरवरी को रवाना हुई और 27 फरवरी को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरी। इस फ्लाइट में कम से कम 8 पाकिस्तानी नागरिक आए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने की बात कही है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन विशेष अभियान चला रही है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि अवैध प्रवास रोकने और ऐसा करने का इरादा रखने वालों को हतोत्साहित करने के लिए ये फ्लाइट चलाई जा रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के लोगों की बड़ी संख्या है। हालांकि वहां अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 6,80,000 से ज्यादा लोग अमेरिका में हैं। साल 2022 में अमेरिका में 7,000 से 15,000 के बीच गैर कानूनी पाकिस्तानी प्रवासी थे। इस संख्या में अभी बहुत बड़ा अंतर आने की उम्मीद नहीं की जा रही है। इसके बावजूद आने वाले वक्त में अमेरिका से पाकिस्तान के लिए और उड़ानें देखने को मिल सकती है। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो काबुल आकर दिखा दो। जी हां, तालिबानी सेना की अमेरिकी राष्ट्रपति को खुली चुनौती, कहा नहीं लौटाएंगे तुम्हारे हथियार। जी हां, अगर दम है तो तालिबान के लिए काबुल आकर दिखा दो। अफगानिस्तान की तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के हथियार नहीं लौटाएगा। तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि उनमें अगर हिम्मत है तो आकर हथियार लेकर जाएं तो हम माने। तालिबान की यह प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी पर आई है जिसमें उन्होंने अमेरिका सेना के अफगानिस्तान में छूटे हथियारों को वापस लाने की बात कही है। साल 2021 में तालिबान के काबुल की तरफ बढ़ने के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान की जमीन पर छूट गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में दोबारा अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद इन हथियारों की वापसी की बात कही है, जिस पर तालिबान भड़का हुआ है। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख कारी फसीहुद्दीन फितरत ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो अफगानिस्तान आइए और आकर अपने हथियार वापस लेकर जाइए। तो वहीं आपको बता दें, क्या तुम रशिया को अकेले हरा पाओगे? जी हां, ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को दिन में दिखा दिए तारे, मुंह पर कर दिया यूक्रेन को सुरक्षा देने से इनकार। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बेबाक तरीके से बात करने के लिए जाने जाते हैं, जिसका एक और उदाहरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन पर अमेरिका की बदली विदेश नीति ने यूरोपीय देशों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव से यूक्रेन का अपाहिज होना अब तय माना जा रहा है। वहीं यूरोपीय नेता लगातार डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भाव देने के मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जब यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी मांगी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे दो टुक लहजे में पूछा कि क्या आप अकेले रशिया को हरा पाओगे? मीडिया के साथ बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के आक्रमण का मुकाबला करने की ब्रिटेन की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा तो कीर स्टारमर मायूस हो गए। उनको पता चल गया कि ब्रिटेन को दिन में ही तारे दिखा दिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें मदद की आवश्यकता है, मैं हमेशा ब्रिटेन के साथ रहूंगा। ठीक है, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, लेकिन उन्हें मदद की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लिए अमेरिका के सुरक्षा सहयोग मांगने की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हालांकि इस दौरान कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लुभाने के लिए उनकी तारीफ भी की और कहा कि यूक्रेन में शांति
डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही संभव हो सकी है, जो दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कीर स्टारमर गम को भी आलोचना को भी घूंट पीते नजर आए। वहीं बता दें, बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपके सामने निकल कर आ रही है, जहां उत्तराखंड में चीन सीमा के पास बर्फीली तबाही, ग्लेशियर टूटने से पहले 57 के लापता होने की खबर थी, अब भी 47 मजदूर वहां फंसे हुए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में निर्माणाधीन चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर शुक्रवार को बहुत बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बर्फबारी के बाद बर्फ में हाईवे का काम करने वाले 57 मजदूर दब गए। अब तक 10 लोगों को बचाया जा चुका है, वहीं अभी 47 के 47 मजदूर बर्फ में दबे हुए हैं। बीआरओ और जिला प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आईटीबीपी की टुकड़ी भी पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। हालांकि बर्फबारी के कारण हाईवे बंद होने से एनडीआरएफ की टीम अभी नहीं पहुंच पाई है। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ मौके के लिए रवाना हुई है, लेकिन हाईवे बंद होने के कारण वो रास्ते में ही फंसे हैं। वहीं डीएम डॉक्टर संदीप तिवारी के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि निर्माण में लगे 57 मजदूर फंसे हैं। साथ ही एयरफोर्स से मदद मांगी जा रही है, बंकरों को चेक किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। साथ में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो नंबर कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बचे 47 के 47 मजदूरों के अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए भगवान से दुआएं जरूर मांगिएगा। वहीं अगली खबर बता दें, जिस कनाडा में भारत के खिलाफ होती है साजिश, वहां के चुनाव में जीत गए 5 इंडियन। जी हां, कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश कोई नई बात नहीं है। खालिस्तानी गतिविधियों से लेकर कूटनीतिक तनाव तक बीते कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी साफ देखी गई है। लेकिन इसी कनाडा में 5 भारतीय मूल के नेताओं ने चुनाव जीतकर नया इतिहास रच दिया है। गुरुवार को ओंटारियो विधानसभा चुनावों में 5 इंडो कैनेडियन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिनमें कई बड़े मंत्री भी शामिल है। ये चुनाव प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के लिए अहम था, जिसने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। ओंटारियो विधानसभा का कार्यकाल 2026 तक था, लेकिन प्रीमियर डग फोर्ड ने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खतरे का हवाला देकर मजबूत जनादेश की मांग की। हालांकि रिपोर्ट्स बताती है कि फोर्ड पहले से ही जल्द चुनाव कराने की योजना बना रहे थे, ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। ऐसे में जिन जिन भारतीय मूल के नेताओं ने बाजी मारी है, उनके नाम कुछ इस प्रकार से है। पहले है प्रभु मीत सरकारिया, जो परिवहन मंत्री ब्रैम्पटन साउथ के 53% वोट हासिल करके जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर है नीना टंगरी, जो हाउसिंग एसोसिएट के मंत्री हैं। उन्होंने मिसिसॉगा स्ट्रीट्स विले से 48% वोट पाकर लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। तीसरे नंबर पर है हरदीप ग्रेवाल, जो ब्रैम्पटन ईस्ट से जीते हैं, 2022 में पहली बार विधायक बने थे। चौथे नंबर पर है अमरजोत संधू, ये ब्रैम्पटन वेस्ट से तीसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। और अंतिम यानी 5वें नंबर पर है दीपक आनंद, जो मिसिसॉगा माल्टन से फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में हरदीप ग्रेवाल को छोड़कर बाकी ये सभी चारों के चारों नेता लगातार 3 बार जीत चुके हैं। जी ऐसे में इनको कांग्रेचुलेशन कमेंट में अवश्य कहिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां किम जोंग उन के जिस हथियार से डरता है अमेरिका, उसका इस्तेमाल करेगा अब ईरान। दोस्तों, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के जिस परमाणु हथियार से अमेरिका डरता है, अब वही खतरा ईरान के कदमों से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता बन चुका है, खासकर अमेरिका के लिए। जी हां, हाल ही में जारी रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने अपने यूरेनियम के भंडार को तेजी से बढ़ाया है, जिससे वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद से ईरान के यूरेनियम भंडार में वृद्धि एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही है। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक और तगड़ा झटका। कोर्ट ने कहा, कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कृपया सोच विचार कर ही फैसले लें। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फेडरल जज ने गुरुवार को अमेरिकी सरकार को फेडरल कर्मचारियों के नौकरी से निकालने के आदेश को वापस लेने का आदेश दिया। ये छटनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डॉजी प्रमुख एलोन मस्क के सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की योजना का हिस्सा है। कोर्ट ने अपने आदेश में पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस को फेडरल एजेंसियों के भेजे गए उन निर्देशों को वापस लेने का निर्देश दिया, जिसके तहत हजारों फेडरल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट के जज विलियम अलसूप ने कहा कि पर्सनल मैनेजमेंट के कार्यालय को दुनिया के किसी भी इतिहास में किसी भी नुकसान के तहत को दूसरी फेडरल एजेंसियों के कर्मचारियों को भर्ती या बर्खास्त करने का कोई वैध अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कांग्रेस ने उन फेडरल एजेंसियों को ही अपने लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का अधिकार दिया है। उदाहरण के तौर पर रक्षा विभाग के पास अपने कर्मचारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने का वैध अधिकार है। यानी कि दोस्तों, आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों को लगातार कानूनी झटके लग रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ फैसले बिना सोचे समझे लेते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो सिर्फ अमेरिकी सरकार के अंदर है, उससे ऊपर भी कानून बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के हर एक फैसलों को ट्रंप के अनुसार नहीं चलने दे सकता है। वहीं अगली और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या भारत
भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम चुनेगी, अपना सीएम बनाएगी बिहार में, जेडीयू को दे दिया है बहुत बड़ा और जोर का झटका। कैसे बता दे, चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार में कौन होगा मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर सारा नीतीश कुमार का पासा पलट जाता है, पाला पलट जाता है। बता दें, ऐसे ही बीजेपी नहीं है, बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सहयोगी दल बीजेपी ने जोर का झटका दिया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार में चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की ओर से दिया गया ये बयान सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया गया है। दोस्तों बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी नेता प्रेम कुमार से जब पूछा गया कि आपकी पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगी, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है तो मैं मानता हूं कि वो सही होगा। हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने तय कर दिया है। आगे चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा तो निश्चित तौर पर विधायकों की सहमति से आने वाले समय में पार्टी तय करेगी कि कौन सीएम होगा। एनडीए के लोग तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। फिलहाल नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। दोस्तों इस बयान ने नीतीश कुमार के महकमे में कहीं ना कहीं बड़ा हलचल पैदा कर दिया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पर अभी गए थे 4-5 दिन पहले, तो नीतीश कुमार जी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं मंच से पीएम मोदी जी घोषणा करेंगे कि अगले सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कह दिया, जिसने सियासी महकमे में एक हलचल पैदा कर दी। और नीतीश कुमार खुश नजर नहीं आए, जो क्लियरली दिखाता है कि जो वो भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर क्लियर करे, वो अब तक नहीं किया गया है। और आज जो ये बड़ी खबर आई है कि चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि बिहार में कौन होगा सीएम, जिसने वाकई में जेडीयू पार्टी में हलचल तो मचा ही दी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी क्या वो नया कोई गेम खेलती है, क्योंकि ये पार्टी बदलने में तो एक नंबर है। वाकई में दोस्तों बिहार चुनाव इस बार बहुत ही ज्यादा रोचक, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी बिहार चुनाव के लेटेस्ट सारे अपडेट जानने चाहते हैं और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों नीचे यहाँ रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, इस पर दबा दीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।